स्वागत है दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज आइए हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या होते हैं और इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनके निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, आइए सब हम जानते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसकी चर्चा की गई है। और इसके भाग की बात की जाए, भाग 5 में दिया गया है राष्ट्रपति, क्योंकि भाग पूछ लेता है किस भाग में राष्ट्रपति है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 की बात की जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया। और अनुच्छेद 54 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसमें? 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। और अनुच्छेद 55 की देखिए यदि 55 की बात की जाए तो निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन कैसे होगा, ये रहा। तो देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, तो अगर बात की जाए तो पहले पॉइंट की राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का राज प्रमुख होता है। तो भारत का राज प्रमुख कहने का तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च पद है और भारत के जितने भी समझौते होते हैं अदर देशों से या किसी भी तरह के भारत के आधार पे, तो वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। कोई भी काम होगा, विदेश से हो गया, कोई विदेश नीति बने और भी कुछ बने तो किसके नाम पे बनता है, राष्ट्रपति के नाम से। तो राष्ट्रपति क्या होता है, राज का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और देखिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए अनुच्छेद अगर 123 की बात की जाए तो अध्यादेश की शक्ति है। 143 की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है। तो इस अनुच्छेद को हम याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 56 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई, उसकी पदावधि कितनी होगी। तो ये रहा कुछ अनुच्छेद। आगे आइए देखते हैं। देखिए निर्वाचन कैसे होता है। अभी हम पढ़े 54 में किसकी बात की गई, निर्वाचन की। तो निर्वाचन इनका कैसे होगा, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे हम डायरेक्ट जाकर के राष्ट्रपति को क्या कहें, वोट नहीं दे सकते हैं। अगर मैं जनता डायरेक्ट देती तो क्या होता, प्रत्यक्ष रूप से। जनता नहीं दे रही है, कौन दे रहा है, जनता के प्रतिनिधि दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचक मंडल द्वारा। और देखिए निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो सीधा पहले एक की नोट बना लेते हैं, उसी तरह से हम याद कर लेंगे। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों सदस्य जो होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसमें भी देखिए टर्म एंड कंडीशन है। क्या लोकसभा के कौन सो, आइए आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, क्या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य विधानसभा हमारे देश में है उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुनाव लड़ के आते हैं, वो शामिल होंगे। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य, जो हमारी दिल्ली और पुडुचेरी है उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये रहा कि निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। अब आइए देखते हैं निर्वाचन की विधि क्या है। देखिए अगर निर्वाचन की विधि की बात की जाए तो देखिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, क्या होगा, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होगा। और इसको एक और नाम से जानते हैं, थॉमस हेयर पद्धति। क्या, थॉमस हेयर पद्धति। और चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, कैसे निकालेंगे उसको। तो देखिए दिया है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी है वो टोटल, और उत्तर प्रदेश में कितने निर्वाचित कुल सदस्य हैं वो गुणे 1/10।
ऐसे क्या निकल जाएगा, विधायक के मत का मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए एक संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए सभी राज्यों के विधायकों यानी जो निर्वाचित हैं मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल मूल्य, ये होगा तो क्या निकल जाएगा, संसद के सदस्यों का मूल्य निकल जाएगा। यहाँ क्या विधायकों के मत का मूल्य निकला था। देखिए निर्वाचक मंडल में किसी स्थान के रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। क्या बात 1961 में एक संविधान संशोधन किया गया, तो वो संविधान संशोधन कौन सा था, 11वां संविधान संशोधन। उसमें ये बात की गई थी कि निर्वाचक मंडल में किसी स्थान के रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। अर्थात कह क्या रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश अगर क्या है राष्ट्रपति शासन लागू है, विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव आया है तो उसका चुनाव कराया जा सकता है, जी हाँ कराया जा सकता है, ऐसा यह कह रहा 1961 में। देखिए आगे निर्वाचित कोटा या निश्चित मतों का भाग कैसे निकलेगा। देखिए कुल वैध मत क्या है, कुल वैध मत जो है वो बटे निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार कौन है, मान लीजिए निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार 1 + 1 और यहाँ बटे है क्या कुल वैध मत +1 ऐसे निकलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 80 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। यही था कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे मनोनीत सदस्य, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। तो ये क्या कह सकते हैं, जब अगर चुनाव होगा तो क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, राष्ट्रपति के साथ आ सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं, तो इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति की योग्यता की बात की जाए तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में इसकी चर्चा की गई, राष्ट्रपति की योग्यता किस क्या हो, तो पूछ लेता है राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो 58। तो क्या योग्यता है, आइए देखिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, यानी जो लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, राज्य के किसी पद पर लाभ के किसी पद पे न हो, चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक वो 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 लोग क्या करें, उसके प्रस्तावक हों और अनुमोदन किए हों कि हाँ सदस्य वो हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। अगला, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी एक निश्चित भाग उसको प्रतिशत मत पाना चाहिए, तभी उसकी उम्मीदवारी रहेगी और उसका क्या होगा, जो जमा राशि है वो जब्त नहीं की जाएगी। देखिए शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा उसको शपथ, तो उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अभी कोई नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वो शपथ दिलाएगा। अब वेतन भत्ते इनकी बात की गई, तो इनके वेतन और भत्ता की बात की गई तो संचित निधि पे आधारित होती है, किस पे, संचित निधि पे। और देखिए कार्यकाल इनका 5 साल की बात की, इनके कार्यकाल की चर्चा किसने, 5 वर्ष की अनुच्छेद 56 में। तो पूछा गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई, तो अनुच्छेद 56 में। और देखिए क्या हमारा राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, तो ये अनगिनत बार चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। वहीं क्या अमेरिका के राष्ट्रपति पे रोक लगाई गई है कि वो 2 बार से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता, भारत में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। अब इसके त्यागपत्र की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, वो जब मन करे वो त्यागपत्र दे दे, हट सकता है। अब पद से हटने की शर्त क्या है उसकी,
देखिए कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया हो तब हट सकता है, किसी समय त्यागपत्र दे दे, या उस पर महाभियोग लाया जाए, तो 3 तरह से वो अपने पद से हट सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 61 अब कब कब लाया जाएगा? संविधान का उल्लंघन करने पे। हालांकि संविधान में ऐसा कुछ बात नहीं की गई, परिभाषित नहीं किया गया क्या संविधान का उल्लंघन है। दूसरा, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। इन आरोपों पे सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो। अगर कहा गया है महाभियोग लाया जा रहा है राष्ट्रपति पे, तो उस सदन जिस सदन में लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्य का क्या हो? हस्ताक्षर हो। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। कितने दिन का? 14 दिन का। पूछ लेता है इस एग्जाम में। और देखिए नोट है, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत दोनों सदस्यों में बारी बारी से पारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक सदन में लाइए 2/3 बहुमत से पारित कर दीजिए, नहीं। या तो संयुक्त बैठक बुला लीजिए 2/3 सदस्यों से पारित कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? दोनों सदनों में अलग अलग पारित होने चाहिए और 2/3 बहुमत से। ठीक, अब आगे क्या है देखिए, महाभियोग जो है वो संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से पूछ लेता है। संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है? तो आंसर हो जाएगा महाभियोग। और महाभियोग में भाग लेने वाले सदस्य, और जो महाभियोग में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं, देखिए निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के महाभियोग पे भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं? देखिए राज्य विधानसभा के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। वहाँ क्या लेते थे? चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन महाभियोग आएगा तो वहाँ भाग नहीं लेंगे। संसद के सभी सदस्य यानी दोनों सदनों मनोनीत या निर्वाचित भाग लेंगे। अब देखिए जब चुनाव हो रहा था यानी उनका निर्वाचन हो रहा था तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, ठीक। यहाँ लेकिन दोनों लोग भाग लेंगे, मनोनीत और निर्वाचित दोनों लोग। आगे देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है? पहला कार्यकारी शक्तियाँ हैं, दूसरा विधायकी शक्तियाँ हैं। तो देखिए क्या कहा गया अनुच्छेद 85A और 2 में, अनुच्छेद 85 1 व 2 के अंतर्गत संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, तो इनका शक्तियां हैं। और अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब पूछ लेता है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108 में। देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति अभी मैं पीछे बताया था किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123। यदि अध्यादेश पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करता है तो अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश की जरूरत कब पड़ती है? क्या होता है अध्यादेश जब क्या होता है जो सदन होते हैं वो नहीं चलते हैं, सदन नहीं चलते हैं तो किसी जरूरी, अगर बहुत ज़रूरी कानून है या कोई भी चीज़ बनाना है तो अध्यादेश लाया जाता है। तो उस पर यही बात की गई है। आगे क्या है देखिए, प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक वर्ष के संसद के प्रथम अधिवेशन सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की, कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अब देखिए पूछ लेता है धन विधेयक पेश किया जा सकता है किसमें? लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा? तो किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें कहा गया है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए भारत की संचित निधि पर पूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। विशेष परिस्थितियों में वो केंद्र सरकार उसके लिए कुछ फंड जारी कर सकता है। कोई विशेष परिस्थिति आ गए तो क्या करेगा? तब फंड जारी कर देगा। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट जिसको कहते हैं, वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत करता है।
किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण, देखिए लेखा परीक्षण की रिपोर्ट तथा वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में पेश करता है। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अभी मैं बताऊंगा कुछ राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। अब देखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्ति है। तो अनुच्छेद 111 में इसकी चर्चा की गई। 3 प्रकार के होते हैं, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। इसको आप पढ़ लेंगे, कहीं से भी ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो देखिए क्षमा करना, लघुकरण करना, परिहार करना, विराम करना, प्रतिलंबन करना, क्या क्या होते हैं? तो इसको आप एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। देखिए अभी यहाँ उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति मैं किसी और वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो ये यहाँ तक ये रहा राष्ट्रपति के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम लोगों ने किया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं, और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो बना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमें बताएं, मैं उसको दूंगा। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट राष्ट्रपति। तो आप चैनल को अगर ऐसा वीडियो और चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्द। तो दोस्तों थैंक्स।